आप सभी लोगों का नव दृष्टि क्लासेस में स्वागत है। आज का क्लास 3rd क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं, उसे आप देख लीजिएगा। और अध्याय 1 के ही अंतर्गत जो टॉपिक है हमारा स्टार, तारों के बारे हम पढ़ेंगे। तारों के बारे में हम जानेंगे कि एक तारा कैसे जन्म लेता है, कैसे बनता है और कैसे उसका विनाश होता है। तो बहुत बेसिक से क्लास स्टार्ट हुआ है, बहुत बेसिक से एकदम शुरू से शुरुआत हो रहा है। तो आप इन क्लासेस को अटेंड करिए, देखिए, वीडियो देखिए और चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तारों की हम उत्पत्ति और विनाश देखेंगे, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, ठीक है। तो इसमें तारों का जो जन्म होता है वो विशाल गैस और धूल के बादलों से होता है। विशाल गैस एवं धूल के बादलों, ठीक है, से होता है। अब कैसे होता है उसे हम समझेंगे अभी आगे। से होता है जिन्हें हम निहारिका कहते हैं, बादलों से होता है, ठीक है। क्या होता है? तारे का एक तारे का जन्म जो है वो विशाल गैस एवं धूल के बादलों से होता है, जिसे हम निहारिका या इंग्लिश में नेबुला कहते हैं, ठीक है। अब कैसे होता है इस पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए जो अब देखिए, जैसे हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा कि एक आकाशगंगा का स्ट्रक्चर, जो संरचना है वो कैसा होता है। तो अभी देख लीजिए, छोटा सा मैं बना दे रहा हूँ। तो हालांकि आप पिछला क्लास देख सकते हैं, उसमें बड़े डिटेल से एक आकाशगंगा के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आकाशगंगा कुछ ऐसा रूप लिए हुए होता है, ठीक है। उसकी 3 भुजाएं होती हैं, घूर्णनशील भुजाएं होती हैं, और बाकी ये सब स्टार्स से भरा होता है, ठीक है। तो इस तरह का होता है, जिसके केंद्र में बहुत ज़्यादा तारे होती हैं। तारों की जो सघनता होती है केंद्र में ज़्यादा होती है। तो इसे जो केंद्र होता है ना, उसे हम केंद्र कहते हैं, और इंग्लिश में उसे बल्ज कहा जाता है, ठीक है, बल्ज। और ये घूर्णनशील शाखाएं होती है, घूर्णनशील शाखाएं, ठीक है, घूर्णनशील शाखाएं होती हैं। तो अब इसको बताने का उद्देश्य ये है कि जब ये घूमती हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये कि ये एक गति लिए हुए है, एक लग रहा है कि इसके अंदर एक ना मोशन है, ये मतलब गतिशील अवस्था में दिख रहा है। तो इसके गतिशील होने के कारण ब्रह्मांड में विद्यमान, अगर हम इसको लिख कर अगर देखें तो आकाशगंगा के गतिशील होने के कारण ब्रह्मांड में विद्यमान मतलब उपस्थित मतलब मौजूद, ठीक है। उपस्थित, विद्यमान या मौजूद गैसों का बादल अगर कहें तो गैसों का मेघ, ठीक है, गैसों का मेघ प्रभावित होता है, ठीक है। कौन प्रभावित होता है? जब आकाशगंगा गतिशील होती है। आकाशगंगा के गतिशील होने के कारण, आकाशगंगा गतिशील होती नहीं है, वो आकाशगंगा गतिशील रहती ही है गतिशील अवस्था में। तो आकाशगंगा के गतिशील रहने के कारण
ठीक है, होते हैं। आकाशगंगा के गतिशील होने के कारण या रहने के कारण ब्रह्मांड में विद्यमान, उपस्थित या मौजूद जो गैस होते हैं, गैसों का जो मेघ होता है ना, गैसों का जो मेघ होता है वो प्रभावित होता है। अब प्रभावित होता है तो किस प्रकार प्रभावित होता है? ठीक है, तो प्रभावित होता है और उनके बीच परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, अगला क्या है? परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र में नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है, शुरू हो जाती है। और हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया, और उसके बाद जब प्रक्रिया शुरू होती है तो जिससे हाइड्रोजन की हीलियम में, ठीक है, हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। देखिए, मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि ताकि आप जब मेरा वीडियो देखें तो कहीं से ये न लगे कि केवल बातों को मतलब बोल के समझाया जा रहा है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ आपका अटेंशन बना रहे, आपका ध्यान जो है वो बना रहे और बहुत अच्छे से आप समझ सके। और चाहें तो आप छोटा एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं इस तरह का, ठीक है। तो इसे बहुत ध्यान से समझिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिए इसको। और इसीलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपका ध्यान जो है भटके ना, आपका ध्यान इधर की तरफ बना रहे, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं। तारों का जो उत्पत्ति हम पढ़ रहे हैं, तो ये जन्म कैसे होता है? विशाल गैस एवं धूल के बादलों से होता है, जिसे हम निहारिका कहते हैं। निहारिका किसे कहते हैं? निहारिका और इंग्लिश में नेबुला, आपने बहुत सुना होगा इन नामों को। तो जो विशाल गैस होते हैं और धूल होते हैं, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में गैस और धूल के जो बादल होते हैं वो होते हैं और उन्हीं को निहारिका कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आकाश गंगा के गतिशील रहने के कारण ब्रह्मांड में जो ये सब है ना, गैस, धूल के बादल, जब वो गतिशील रहते हैं आकाश गंगा में, तो जो उस समय ब्रह्मांड में जो उपस्थित गैस का जो मेघ होता है, ठीक है, वो प्रभावित होते हैं। तो किस प्रकार प्रभावित होते हैं? इनके बीच, आकाशगंगा के गतिशील रहने के कारण इनके बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है तो हाइड्रोजन किस में चेंज होता है? हीलियम में चेंज होता है, बदल जाता है, ठीक है, और अपार ऊर्जा उत्पन्न होता है। और इनमें ये तो आपका, और जब ये ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसके बाद ऊर्जा उत्पन्न होता है और वही ऊर्जा जो है प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रकाश को उत्पन्न करता है, ठीक है, और प्रकाश को उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद जब प्रकाश उत्पन्न होता है तो एक तारा का जन्म होता है, ठीक है, एक तारा का जन्म होता है। इस प्रकार से एक तारा जन्म लेता है, ठीक है।
आगे देखते हैं कि इस अवस्था में अब तो तारा बन गया। इसके बाद तारा जब बन जाता है तो इसके बाद केंद्र का जो हाइड्रोजन होता है, समय बीतने के साथ जब काफ़ी समय जब बीत जाता है तो केंद्र का जो हाइड्रोजन होता है वो समाप्त होने लगता है, और समाप्त होने के कारण तारे का जो केंद्रीय भाग होता है वो संकुचित व गर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक तारा है, ये कल्पना करके बना रहा हूँ मैं। ठीक है, एक तारा, ठीक है, और ये उसका केंद्र है। ठीक, ऐसे हुआ। ठीक है, तो केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण केंद्रीय भाग संकुचित व गर्म हो जाता है। केंद्रीय भाग संकुचित व गर्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि इसका जो बाह्य परत होता है, मतलब कि ये केंद्र हो गया, और जब हम इस धर की ओर बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना, इधर की तरफ जब हम बढ़ते हैं, इधर तो समाप्त होता है, लेकिन जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इधर हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। ठीक है, इस तरह से, मतलब ख़त्म होना केंद्र से शुरू होता है। जब ख़त्म होना केंद्र से शुरू होगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। जब पूरा ख़त्म होगा तो इसके बाद क्या होता है कि जो तारा होता है, तारा धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि इसके अंदर का जो ईंधन है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, तारा धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा, ठंडा होगा। ठीक है, और इसका जो ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देने लगता है, लाल रंग का दिखाई देने लगता है। और इसके बाद क्या होता है, जिसे हम रक्तदानव कहते हैं, और इसे हम क्या कहेंगे, अब वो जैसे ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, इसके अंदर का जो ईंधन है तो वो लाल दिखाई देने लगेगा, और उसे हम एक शब्द देते हैं रक्तदानव, जिसे रक्त दानव, रेड जायंट। ठीक है, रेड जायंट स्टार कह सकते हैं उसको, तो इसे रक्त दानव कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हीलियम कार्बन में, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, इसके बाद क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन हीलियम में और हीलियम क्या करता है, कार्बन में बदलता है। कार्बन में और अन्य भारी पदार्थों में जैसे लोहा आदि। ठीक है, लोहा आदि में बदलने लगता है, परिवर्तित होने लगता है। इसके बाद होता क्या है, जब ऐसा जब होगा तो क्या होगा, इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है। तारे में तीव्र विस्फोट होता है। ठीक है, जिसे हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं।
सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जैसे हम यहाँ पर समझे कि आकाशगंगा के गतिशील रहने के कारण ब्रह्मांड में जो विद्यमान मौजूद गैस के जो मेघ है वो प्रभावित होते हैं, और जब प्रभावित होते हैं तो उनके अंदर गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार जब सुपरनोवा विस्फोट होता है, मतलब एक तारा जब ख़त्म होता है तो दूसरे तारे को जन्म दे करके जाता है। कैसे? जब ये विस्फोट होगा तो जो ब्रह्मांड में गैसों के मेघ होंगे उनमें फिर से क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण फिर से नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब नाभिकीय संलयन स्टार्ट होगा तो फिर से एक तारा बनेगा। ठीक है, तो सुपरनोवा विस्फोट भी इसके पीछे का एक जिम्मेदार कारण है। ठीक है, या तो गैलेक्सी के घूर्णन रहने के कारण या सुपरनोवा विस्फोट के कारण भी यह एक तारा जन्म ले लेता है। ठीक है, तारों का अगला जो फैक्ट हम पढ़ेंगे भी, तारों का जो ये हो गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अलग, तारों का जो द्रव्यमान होता है, यदि तारों का द्रव्यमान 1.4, ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछता है, पीसीएस में पूछता है। ठीक है, तो मास ऑफ सन, ठीक है, ये सूर्य का द्रव्यमान, ये एमएस को सूर्य के द्रव्यमान से दिखाते हैं। ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान को एमएस से दिखाते हैं, से कम होता है। यदि तारों का जो द्रव्यमान है वो 1.4 एमएस से कम होता है, तारों का द्रव्यमान क्या होता है, 1.4 से यदि कम होता है तो, ठीक है, कम होता है तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर, कम होता है तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत वामन, ठीक है, श्वेत वामन मतलब वाइट ड्वार्फ इसको बोलते हैं, वाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। ठीक, में बदल जाता है। ठीक है, बदल जाता है, जिसे जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जीवाश्म तारा भी कहा जाता है, जिसे जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। ठीक है, श्वेत वामन ठंडा होकर काला वामन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, श्वेत वामन क्या होता है, श्वेत वामन ठंडा होकर काला वामन, ठीक ना, काला वामन मतलब ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाता है। ठीक है, और एक फैक्ट और है कि 1.4 एमएस को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। 1.4 एमएस को क्या कहते हैं, चंद्रशेखर जी ने इसका आविष्कार किया था। चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, ये तारों के विषय में पूरा कंप्लीट क्लास है, इसमें कुछ चीज़ छूट नहीं रहा है। ठीक है, इसे अच्छे से, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एकदम कोई चीज़ छूटा नहीं है, इसमें सारा चीज़ कवर किया गया है। इसमें अधिक द्रव्यमान होने पर, इससे अधिक द्रव्यमान होने पर, 1.4 से अधिक होने पर, ठीक है, अधिक होने पर क्या होगा, अधिक होने पर मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण, मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण
के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। अब इसमें न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं, ठीक है, बचे रह जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, और जब द्रव्यमान 1.4 से अधिक होता है तो जो मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं केंद्र में, नाभिक में, वो अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और वहाँ न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। जब न्यूट्रॉन बचे रहेंगे तो क्या होगा कि इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। किस अवस्था को जब 1.4 ms के द्रव्यमान से अधिक होगा तो नाभिक में मुक्त रूप से घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और न्यूट्रॉन बचते हैं, तो इस अवस्था को हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है, ठीक। तारा कहते हैं, जिसे पल्सर भी कहा जाता है, पल्सर कहते हैं, ठीक है। पल्सर तारा मान लीजिए, पल्सर तारा भी कहते हैं, ठीक है। पल्सर, जिसे न्यूट्रॉन तारा भी कहते हैं और पल्सर तारा भी कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है। जो न्यूट्रॉन तारा है, अब इसके बारे में पढ़िए, न्यूट्रॉन तारा, ठीक है। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक, असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है। अब इसके आगे होता क्या है, देखिए, जब सिकुड़ता चला जाएगा तो न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण या द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाते हैं। जब न्यूट्रॉन तारा अत्यधिक सिकुड़ता चला जाएगा तो जो उसका द्रव्यमान है, जिससे तारे का द्रव्यमान एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है, ठीक है, संकेंद्रित हो जाता है, ठीक है। बहुत रोचक बात है ये, इसको बहुत अच्छे से समझिए। संकेंद्रित हो गया, न्यूट्रॉन तारा है, असीमित समय तक यह सिकुड़ता चला जाएगा तो क्या होगा कि इसका सारा जो द्रव्यमान है वो एक बिंदु में सिकुड़ता चला जाता है, संकेंद्रित होता चला जाता है। और ऐसे असीमित घनत्व के ऐसे, इसको क्या कहेंगे कि ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य युक्त पिंड को, ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य युक्त पिंड को, फिर से लिख दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य युक्त पिंड को कृष्ण छिद्र, देखिए आपने ये नाम सुना होगा, कृष्ण छिद्र
या ब्लैक होल का नाम सुना है आपने? अब ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल कहते हैं। कैसे ये ब्लैक होल बना? जो न्यूट्रॉन तारा है, जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, तो न्यूट्रॉन तारा बना, न्यूट्रॉन बचा, उसके नाम पर उस तारे को न्यूट्रॉन तारा कह दिया गया या पल्सर तारा कह दिया गया। अब न्यूट्रॉन तारा में क्या हुआ कि जब न्यूट्रॉन तारा और अधिक सिकुड़ता चला गया और असीमित समय तक सिकुड़ता चला गया, तो उसके जो द्रव्य थे ना, वो एक बिंदु में समाहित होना शुरू कर दिए, सिकुड़ते चले गए। और एक समय ऐसा आता है कि उसका जो असीमित घनत्व जो होता है, वो द्रव्य मतलब जो उसका घनत्व है, वो एक बिंदु में जा करके एकदम सिकुड़ करके समाहित हो जाता है, ठीक है। और उसके वजह से जो उसका जो परिणाम आता है, उसे हम कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है। इस ब्लैक होल से, अब थोड़ा ब्लैक होल के बारे में पढ़ लीजिए। इस ब्लैक होल से किसी भी द्रव्य, यहाँ तक कि प्रकाश का पलायन भी नहीं हो सकता। इसलिए ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता। देखा इसलिए नहीं जा सकता कि उस पर प्रकाश पड़ेगा ही नहीं, तो हमें दिखेगा ही नहीं। कोई वस्तु हमें क्यों दिखती है? क्योंकि उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, और वह प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होकर के हमें हमारे आँखों के रेटिना पर पड़ती है, तो हम देखते हैं। तो जब ब्लैक होल पर कोई प्रकाश पड़ेगा ही नहीं, तो हमें दिखेगा ही नहीं। एक तथ्य है, एक फैक्ट है कि 1960 के दशक में, ये वाला छूट गया पॉइंट ना, इस ब्लैक होल से किसी भी द्रव्य, इस ब्लैक होल से किसी भी, देखिए हम लिख इसलिए रहे हैं, हम चाहे तो बोल के भी समझा सकते हैं, लेकिन लिख इसलिए रहे हैं ताकि आपका, फिर से मैं वही कहूँगा कि ताकि आपका ध्यान बना रहे, आपको इंटरेस्टिंग लगे, बस इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस ब्लैक होल से किसी भी द्रव्य, यहाँ तक ये लिख सकते हैं, यहाँ तक कि प्रकाश का पलायन भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है यहाँ पर, ठीक है, नहीं हो सकता। इसलिए ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता, ठीक है। इसलिए ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता, ठीक है। अब एक फैक्ट थोड़ा सा देख लिया जाए, इसी में है। 1960 में क्या हुआ कि ब्लैक होल की संकल्पना को जॉन व्हीलर ने प्रतिपादित किया, ठीक है। एक जॉन व्हीलर, ठीक है, जॉन व्हीलर, ठीक है, ये आधा हुआ है। जॉन व्हीलर ने प्रतिपादित किया, ठीक है। ब्लैक होल की संरचना को जॉन व्हीलर ने प्रतिपादित किया, ब्लैक होल की संरचना को जॉन व्हीलर ने प्रतिपादित किया। रॉब ब्लैक होल, दो या अधिक ब्लैक होलों का समूह, जो रॉब ब्लैक होल, किसे बोला था? रॉब ब्लैक होल किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक ब्लैक होलों का समूह, दो या दो से अधिक, ठीक, ब्लैक होलों का
समूह को हम रॉक ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तारा था, तारा कैसे जन्म लेता है। ठीक है, आज हम इस क्लास में पढ़ें कि तारा कैसे जन्म लेता है, तारों की उत्पत्ति और तारों का विनाश, दोनों हम देख लिए। इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्लास को रुक करके पढ़ लीजिएगा। ये कैसे होता है, ठीक है, तारा, फिर उसके बाद ये कैसे होता है। ठीक है, ये पढ़िएगा। एक ये बहुत कंप्लीट क्लास है, इसके बाहर से बाहर कुछ नहीं देखना है। किताब पढ़िए और मेरे क्लास को थोड़ा सा देखते रहिए, तो काम आपका हो जाएगा। इससे प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं।